मित्रों, आपका बीए भाग तृतीय में स्वागत है। आप लोग द्वितीय वर्ष छोड़ कर के तृतीय वर्ष में शामिल हो चुके हैं और इस सत्र का पहला कालांश आपका हो रहा है, दूसरा कालांश आपका हो रहा है। पहले कालांश में हमने निबंध के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी। आज हम निबंध के बारे में जानेंगे, निबंध की परिभाषा को और उसके स्वरूप को। जब परिभाषा का ज्ञान हमें हो जाता है तो उसका स्वरूप भी हमारे सामने उभर करके आने लगता है और उसके पश्चात यदि कोई ये पूछे कि निबंध क्या होता है तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि निबंध क्या होता है। तो सबसे पहले आते हैं हम निबंध कहाँ से आया। ये हमने कल वाले में थोड़ी चर्चा कर ली थी, लेकिन आज हम ऐसे और निबंध में अंतर करेंगे कि निबंध का आधुनिक स्वरूप कहाँ से आ रहा है। हम जानते हैं कि ये पश्चिम से आ रहा है, अतः इसे पश्चिम में ऐसे कहते हैं तो हम भी इसे ऐसे के रूप में ही समझते हैं। जब चर्चा चलती है कि आप निबंध के बारे में बताइए तो हम ज़्यादातर हमारे सामने जो स्वरूप निखर के आता है वो पश्चिम में जिसे ऐसे कहते हैं उसी से निबंध के आता है। और निबंध के स्वरूप को समझने के लिए हमें भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही तरह के विद्वानों के बारे में विचार एवं उनके द्वारा बताई गई परिभाषाओं का अध्ययन करना होता है। तो सर्वप्रथम हम पाश्चात्य विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को लेंगे और तत्पश्चात भारतीय विद्वानों के द्वारा निबंध को जिस रूप में परिभाषित किया गया है वो समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आते हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, इनके अनुसार निबंध मन की उच्छृंखल तरंग है। निबंध मन की उच्छृंखल तरंग है जो नियमित कथा तथा कृति मात्र होती है। इसमें न कोई क्रम होता है और न नियमबद्धता। इस प्रकार निबंध एक उच्छृंखल भावनाओं की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। आज जो निबंध का रूप निखर के आ रहा है वहाँ ये ज़्यादा मेल नहीं खाती है परिभाषा, लेकिन फिर भी इन्होंने जो बताया है उससे काफ़ी हमको सहायता मिलती है निबंध के बारे में जानने। इन्होंने एक उच्छृंखल तरंग बताया है जो नियमित कथा तथा कृति मात्र होती है। कृति तो है ही, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन ये कहते हैं न तो क्रम होता है न नियमबद्धता होती है। तो ये बात निबंध के लिए पूरी तरह से लागू नहीं होती। ठीक है, इसमें स्वतंत्रता काफ़ी हद तक होती है, लेकिन स्वतंत्रता होने का मतलब ये नहीं है कि नियम नहीं हो, क्रमबद्धता नहीं हो। तो ये भावनाओं का एक प्रकार से मानते हैं कि उच्छृंखल एक श्रृंखला है जो कि लेखक या निबंधकार पाठक के सामने प्रस्तुत करता है। दूसरे हैं ओसबर्न्स। इनके अनुसार निबंध किसी समसामयिक विषय पर हल्के औपचारिक लेख को कहते हैं। हल्के औपचारिक लेख को कहते हैं। यहाँ औपचारिकता को इन्होंने शामिल कर दिया, समसामयिक विषय को शामिल कर दिया। तो दो चीज़ हो गई इसमें, समसामयिक विषय और औपचारिक, और उसके साथ साथ उसको हल्के ढंग से प्रस्तुत किया जाना। तो तीन चीज़ें इस परिभाषा में आपको ध्यान रखनी है। तो इन दोनों ही परिभाषाओं से एक बात स्पष्ट निकल के आती है कि इन दोनों ने निबंध को बड़े ही हल्के रूप में लिया है। निबंध को इन्होंने गंभीर रूप से नहीं लिया। जैसे कहानियाँ, उपन्यास वगैरह होते हैं उनको गंभीरता से उस समय लेखक या साहित्यकार लिया करता था या विद्वान लिया करते थे, ऐसा उन्होंने नहीं लिया। अगले हैं प्रिस्टले। ये कहते हैं
कि निबंध किसी मौलिक व्यक्तित्व की निश्चल अभिव्यक्ति को कहते हैं। निबंध किसी मौलिक व्यक्तित्व की निश्चल अभिव्यक्ति को कहते हैं। इस परिभाषा को समझने के लिए हमें दो तीन चीज़ों पर ध्यान करना पड़ेगा। एक तो मौलिकता, वो चाहे व्यक्ति की हो, चाहे वस्तु की हो या विषय वस्तु की हो। दूसरी निश्चलता, अर्थात उसको प्रकट करने में किसी प्रकार का छल व्यक्ति के मन में या लेखक के मन में नहीं होना चाहिए। और फिर है निश्चल, क्या प्रकट होनी चाहिए? आत्माभिव्यक्ति, अर्थात वह व्यक्ति अपने भीतर जो कुछ सोचता है उसे बिना किसी लाग लपेट के सामने पाठक तक पहुंचाने की कोशिश करता है। वो मौलिक होता है और वो रचना निबंध कहलाती है। तो पृष्ठले ने मौलिकता पर अधिक जोर दिया है और एक निश्चलता पर अधिक जोर दिया है। आत्माभिव्यक्ति तो खैर लगभग सभी जो निबंधकार हैं या आचार्य हैं उन्होंने बताया है। फिर आते हैं बेकन। बेकन निबंध के बारे में कहते हैं कि निबंध केंद्रीभूत ज्ञान के कतिपय पृष्ठ हैं जिनमें विचारों की सहज अभिव्यक्ति होती है। निबंध केंद्रीभूत ज्ञान के कतिपय पृष्ठ हैं जिनमें विचारों की सहज अभिव्यक्ति होती है। तो यहाँ बेकन जिस चीज़ पे ध्यान देते हैं वो है ज्ञान, और ज्ञान भी कैसा? केंद्रीभूत। तो केंद्रीभूत ज्ञान, और उस ज्ञान के बारे में जब ये बात करते हैं तो ये नहीं कहते कि समस्त ज्ञान, ज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा अर्थात कतिपय पृष्ठ, कुछ पृष्ठ जिनमें विचारों की सहज अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो अभिव्यक्ति की सहजता और केंद्रीभूत ज्ञान और उसका कुछ हिस्सा, इस बात को यदि हम ध्यान में रख लें तो बेकन की परिभाषा स्पष्ट हो जाती है। निबंध का एक स्वरूप हमारे सामने निकल के आ जाता है। अगले जो परिभाषा करने वाले विद्वान हैं वो है सेंतव्य। सेंतव्य निबंध के बारे में कहते हैं, निबंध साहित्याभिव्यक्ति का अत्यंत कठिन परंतु प्रमोदपूर्ण अंग है। निबंध साहित्याभिव्यक्ति का अत्यंत कठिन परंतु प्रमोदपूर्ण अंग है, क्योंकि इसमें लेखक गंभीरता और उसकी गागर में सागर भरने की शक्ति का संकेत मिलता है। क्योंकि इसमें लेखक की गंभीरता और उसकी गागर में सागर भरने की शक्ति का संकेत मिलता है। तो यहाँ इन्होंने निबंध को गंभीरता से लिया है, इसलिए कहते हैं साहित्याभिव्यक्ति, जो साहित्य है उसकी अभिव्यक्ति होती है, वो ये कहते हैं कि बेहद कठिन है। पहली चीज़ कि ऐसी रचना जिसमें साहित्य की अभिव्यक्ति करने में कठिनाई हो लेकिन फिर भी वो प्रमोदपूर्ण हो, आनंद देने वाला अंग हो, और इसके साथ साथ इसमें लेखक की गंभीरता का और उसके कम में अधिक लिखने का, गागर में सागर भरने की जो शक्ति होती है लेखक की, उसका पता लगता है, उसका संकेत मिलता है। एक तो लेखक की गागर में सागर भरने की क्षमता, उसकी गंभीरता, और तीसरा कठिनता, लेकिन कठिनता के साथ साथ मनोरंजन, प्रमोद इसके साथ जुड़ जाता है। इसलिए गंभीर होते हुए भी, कठिन होते हुए भी निबंध बोरियत पैदा नहीं करता है। फिर आते हैं हालवर्ड और हिल। हालवर्ड हिल बताते समय कहते हैं कि निबंध या साहित्यिक निबंध किसी विषय का कोई संक्षिप्त रूप नहीं होता। किसी विषय का कोई संक्षिप्त रूप नहीं होता, अपितु उसे हम लेखक के मस्तिष्क से उत्पन्न वस्तु विशेष के प्रति उद्भूत प्रतिक्रियात्मक चित्र की अभिव्यक्ति कह सकते हैं। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता वैयक्तिकता अथवा अहम की भावना का प्रकाशन है। ये उन्होंने इसमें दूसरी पंक्ति लिखी है।
या दूसरी हिस्सा लिखा है। तो इन्होंने दो हिस्सों में बांटा है इस परिभाषा को, और उसमें कई तथ्य रखे हैं। निबंध या साहित्यिक निबंध को इन्होंने एक मानते हुए किया है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि निबंध को कुछ लेखक जो है या कुछ विचारक जो हैं कहते हैं कि बहुत संक्षिप्त रचना होती है, तो ये कहते हैं नहीं, ये किसी भी विषय का संक्षिप्त रूप नहीं होता, अपितु उसे हम किस रूप में देखें, लेखक के मस्तिष्क से उत्पन्न वस्तु विशेष के प्रति जो प्रतिक्रियात्मक चित्र बनता है उसके मन में, कोई चीज़ देखी, कोई क्रिया देखी, कोई वस्तु देखी, उसको देखने के पश्चात उसके मन में जो एक प्रतिक्रियात्मक चित्र बनता है उसको अभिव्यक्त करता है। किसके माध्यम से? निबंध के माध्यम से। अब यहाँ जो एक बात और आती है कि लेखक जो अनुभूत करता है वो लिखता है, तो इसमें क्या चीज़ विशेष हो गई? वैयक्तिकता और अहम की भावना, अर्थात मैं हूँ और मेरा भी अस्तित्व है, मेरे विचार हैं, ये बात निबंध में विशेष तौर पर होती है। अब आते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पर। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एक मानी हुई डिक्शनरी है विश्व की, उसमें निबंध या ऐसे के बारे में क्या कहा गया है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि निबंध किसी विषय विशेष अथवा किसी विषय के अंश पर लिखी गई, विषय विशेष या विषय के अंश पर लिखी गई साधारणतः विस्तार वाली रचना है। देखिए यहाँ अंतर आ रहा है, ऊपर संक्षिप्त बता रहे हैं, ये विस्तार बता रहे हैं, जिसमें आरंभ में अपूर्णता की भावना निहित रहती थी। अब यहाँ थी शब्द पे गौर करिए। प्रारंभिक काल में निबंध को जिस रूप में देखा जाता था वो यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रारंभ में निबंध को एक अपूर्ण रचना माना जाता था, लेकिन अब उसका प्रयोग एक ऐसी रचना के लिए होता है जिसकी परिधि सीमित होने पर भी शैली प्राय प्रौढ़ एवं परिमार्जित होती है। ये कहते हैं कि निबंध कोई संक्षिप्त रचना नहीं है किसी वस्तु या विषय पर या उसके अंश पर, अपरिपूर्ण रचना भी नहीं है जैसा कि पहले माना जाता था, लेकिन यह एक ऐसी रचना होती है जिसकी परिधि सीमित होने पर भी, अर्थात आकार छोटा होने पर भी, इसकी शैली प्रौढ़ एवं परिमार्जित होती है। अर्थात जो विषय वस्तु इसमें ली जाती है उस पर जो विचारों की अभिव्यक्ति निबंधकार करता है वो पूरी तरह से प्रौढ़ होती है, परिमार्जित होती है, वो हल्की फुल्की नहीं होती। एक अंतिम लेखक जिसको हम लेंगे, हालांकि एनसाइक्लोपीडिया में भी परिभाषा दी गई है लेकिन वो स्पष्ट परिभाषा नहीं होकर कई हिस्सों में बंट के है, तो उसको हम यहाँ नहीं लेंगे। तो हडसन क्या कहते हैं इस बारे में? हडसन का कहना है कि निबंध एक सामान्य कलेवर की अधिकांशतः गद्य में लिखी गई वह रचना है, अर्थात उसमें पद्य भी कहीं कहीं हो सकता है, प्रयोग किया जा सकता है, हडसन का यह मानना है, जिसमें किसी विषय का सरल चलताऊ निरूपण होता है। सरल और चलताऊ निरूपण होता है, यहाँ चलताऊ शब्द थोड़ा सा हल्का लगता है, जो विशेषतः केवल उसी विषय से संबद्ध है, जिसका कि लेखक पर जैसा प्रभाव पड़ता है। इस परिभाषा में एक चलताऊ शब्द के अलावा परिभाषा काफ़ी अच्छी इन्होंने दी है, ऐसा मेरा मानना है। तो अपने फिर से इसको स्पष्ट करते हैं कि निबंध एक सामान्य कलेवर की, न बड़ा न छोटा आकार, अधिकांशतः गद्य में लिखी गई, जो गद्य में लिखी जाती है, लेकिन कहीं कहीं उसमें अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए पद्य का प्रयोग किया जाता है। किसी विषय का सरल एवं चलताऊ निरूपण होता है। सरल में तो हम सब सहमत हो सकते हैं, लेकिन चलताऊ पर थोड़ा सा हमारी असहमति हो सकती है, लेकिन इन्होंने कहा है वो बात हमें याद रखनी है।
जो विशेषतः केवल उसी विषय पर चलती है, उसी विषय से जुड़ी हुई रहती है जैसा कि उस लेखक ने देखा और उसका उस पर प्रभाव पड़ा। हर विषय वस्तु का हर लेखक पर अलग अलग प्रभाव होता है और वो जिस तरह का प्रभाव उस लेखक पर पड़ता है वैसी ही अभिव्यक्ति निबंध में की जाती है। तो इस तरह से हमने पाश्चात्य विद्वानों द्वारा दी गई कुछ प्रमुख परिभाषाओं को अपने इस व्याख्यान में लिया है और कुछ समझने की कोशिश भी की है। यदि आपको एक बार में याद नहीं पड़ता है, समझ में नहीं आता है, तो आप इस वीडियो को डाउनलोड करें और उसके बाद बार बार रिवाइंड करके देख लें, आपको याद हो जाएगी। हालांकि हम नोट्स डालने का प्रयास भी करेंगे, हालांकि नोट्स पूरे नहीं होते हैं, नोट्स हम अपने हिसाब से बनाते हैं जो आपके लिए उतने उचित नहीं रहेंगे, मेरा ये मानना है। लेकिन इसको पढ़ आप बार बार सुने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी में हडसन ने एक स्थान पे इस कहा है कि निबंध वह रचना है जिसमें किसी बात को सिद्ध करने अथवा उदाहरणों द्वारा प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया जाता है। उदाहरणों द्वारा किया जाता है प्रतिपादित। क्या किया जाता है? अपनी कोई कही गई बात को, अर्थात निबंधकार पहले अपनी कोई बात कहता है, फिर उस बात को सिद्ध करने के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है जिसके माध्यम से उसकी कही गई बात प्रतिपादित होती है और जो सामान्यतया एक प्रबंध की अपेक्षा संक्षिप्त और कम व्यवस्थित एवं पूर्ण होती है। तो यहाँ ये प्रबंध काव्य से तुलना भी यहाँ कर जाते हैं और ये कहते हैं कि प्रबंध की अपेक्षा ये संक्षिप्त भी होती है और उसके साथ साथ इसमें व्यवस्था भी निबंध की तुलना में कमज़ोर होती है और उसकी तुलना में पूर्णता भी इसमें कम होती है। तो हम सब जानते हैं कि प्रबंध की तुलना में तो ये कम होगी ही होगी, लेकिन ये नहीं है कि निबंध कोई एक अपूर्ण रचना होती है। निबंध अपने आप में जो विषय वस्तु लेकर के लेखक निबंधकार चलता है उसे पूरी करता है, इसलिए एक निबंध एक पूर्ण रचना होती है। तो अगले व्याख्यान में हम भारतीय विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक प्रश्न बता देता हूं जो आपको हल करना है। वो ये है कि निबंध को परिभाषित करते समय विभिन्न पाश्चात्य विद्वानों ने क्या कहा है या उन्होंने निबंध की कौन कौन सी परिभाषाएं दी है, उसे लिखकर स्पष्ट कीजिए। यहाँ आकर के हमारा ये अध्याय आज का समाप्त होता है। कल हम चर्चा करेंगे भारतीय विद्वानों द्वारा दी गई। इसी के साथ आज का ये संबोधन यहीं मैं समाप्त करता हूँ, उसको विराम देता हूँ। अगले व्याख्यान में फिर मिलेंगे। जय हिंद।